ये समथिंग, ये मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, इतना पल्ले पड़ जाए, इतना बना सकते हैं ऐसे तुम कुछ रफली बना चलो, तो तुम्हारे बना हुआ पहले से है ये नोट्स, ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बगल में तुम देखोगे और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है। इस चित्र को बनाओ अलग से अपना रफ में, वो वहां तो दिया ही है, लेकिन कहीं पर जगह है तो नहीं बना लो, नहीं तो रफ में बना कहीं पर, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। लंबे समय तक याद रहेगा आपको, याद रखना। इसका नाम क्या, मानसरोवर। मानसरोवर, मानसरोवर के उत्तर में एक जगह है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, ओके। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऐसे हम कह सकते हैं। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकली है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु। तो एक तो ऊपर बिंदी है, नीचे बिंदी तो लगा दे रहे हैं। तो नीचे एक ग्लेशियर राकसताल, राकसताल, एक नीचे और ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, राकसताल, और एक क्या है ऊपर चेमा युंगडुंग। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी है और उस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी भारत के लद्दाख से होते हुए और ये पाकिस्तान में जाते हुए कहां चली जाती है, अरब सागर में। आप चाहो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अरब सागर, क्या है, अरब सागर। इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम बिंदु क्या है, चेमा युंगडुंग। क्या हो जाएगा, चेमा युंगडुंग। नाम थोड़ा जाएगा चेमा युंगडुंग, युंगडुंग, युंगडुंग ऐसा हो जाता है। तो चेमा युंगडुंग हो जाएगा। ये कहां से जाती है, भारत में लद्दाख से। क्या जम्मू कश्मीर में जाती है, नहीं जाती है, केवल लद्दाख में। जब जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों थे राज्य के हिसाब से, तब वहां जम्मू कश्मीर हम कह सकते थे, यहाँ से तो। अब तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकली, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी एक्चुअल में चेमा युंगडुंग भी किसका भाग है, मानसरोवर का है। यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी है और कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ये स्थित है, ध्यान रखना है। अब इसके केवल मानसरोवर से एक नदी निकली है, अभी थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको। और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, यानी यहाँ से ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम क्या है, हालांकि इसको यहाँ सांगतो कहते हैं। तो अभी फिलहाल आप काम चलो वे बनाओ, यहाँ पर ये 3 नदियां हैं। एक जगह से एक जगह मान लेते एक गोला बनाया है, उस गोले का नाम मानसरोवर है, और मानसरोवर के उत्तर में एक बिंदी है, उस बिंदी का नाम चेमा युंगडुंग है। और मानसरोवर के दक्षिण में एक बिंदी है, इसका नाम क्या है, राकसताल है। राकसताल से भी एक नदी का उद्गम हुआ है। तो उससे पहले एक मैप बनाना पड़ेगा तुमको, उस मैप को बनाइएगा, थोड़ा समझिएगा डिफरेंस करने के लिए। जैसे ये वाला जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये है अक्साई चीन, क्या है ये, अक्साई चीन है। और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक के कब्जे वाला कश्मीर है ये। यानी पाकिस्तान ने हमारा इतना हिस्सा कब्जा रखा, उसके पास में भी ये है। भारत सरकार पूरा मैप दिखाती है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास इतना है ही नहीं है, और ना ये वाला, हमें सिर्फ इतना ही है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ से देखो हल्का सा निकल के गई सिंधु नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बुल्लू। तो आगे आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है मानसरोवर, तो अब इसमें एक राज्य यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा, राज्य बना लीजिए पहले। ये जो राज्य है, ये वाला राज्य, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। इसका नाम क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, धारणा ये। तो ये जेके लिख रहा हूं, जेके। और ये वाला जो राज्य है, इसका नाम हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा भैया, लद्दाख। इस राज्य का नाम क्या, लद्दाख है। दोनों राज्य नहीं है, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके नीचे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। और ये बगल में एक राज्य है, इसका नाम पंजाब है। क्या हो जाएगा, पंजाब। और ये जो राज्य है, इसका नाम उत्तराखंड है। हमें कितने राज्यों की जरूरत है, यही राज्य तुम्हें सिंधु नदी तंत्र के लिए आने चाहिए। अगर तुम्हें ये सभी राज्य पता है तो आपको सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियां पता लग जाएंगी। ओके, तो आप देखिएगा इतने सारे राज्य बना लिए, अब इन नदियों को बनाना है। तुम्हारे पास तो कई तरह के पेन है, उन पेनों का प्रयोग करो अलग अलग तरीके से। रेड पेन से नदियां दर्शा दो, या ब्लू से या ब्लैक से, जो भी कर रहे हो। और राज्य किसी अलग से दर्शा दो, मतलब सेम पेन यूज नहीं करना, नहीं तो क्या आ जाता है, भ्रमित हो गए।
इससे बढ़िया है कि अलग अलग पेनों से प्रयोग करोगे तो आपको लंबे समय लगेगी। ऐसे ही मैप बनाना है हर नदी का, और एक समय ऐसा आएगा पूरा एक इंडिया का मैप लेना, फिर उसको अलग से भर लेना कि ये नदियां हैं, और एकदम में तुम अगर स्वयं भर लेते हो मैप को तो इसका मतलब तुम नदियां सीख गए और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ओके, तो हम लोग देखते हैं। तो मानसरोवर के उत्तर में चेमायुंगनू है, और मानसरोवर के दक्षिण में राजस्थान है। अब राजस्थान से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी सिरकिला से पास होती थी और ये पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान में जाती थी। किसमें? चेनाब में। क्यों जाती थी? चेनाब में। तो दो नदियां होगी हमारी। पहले समझ लीजिए राज्य है, राज्य भी हमें दिखाने हैं जैसे एक अनुमान रहे। पहले राज्य का नाम ये तो अक्साई चीन है, ये पीओके है, तो ये तो क्या है? ये चीन के कब्जे में है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। बचा हुआ भाग ये 2 3 4 राज्य पड़ गए, देखो 4, 2 ये है और 2 ये है। इधर क्या है? एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है और 2 ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो क्या है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ओके, ये हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं सिर्फ एक राज्य से कौन सी नदी जा रही है? एक राज्य से नदी जा रही है सिंधु, राइट? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? चेमायुंगनू से। कहां अपना जल गिरा रही है? अरब सागर। क्या आपको पता है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है क्या नहीं है? आप मैप में भी आपको बताया गया, सब कुछ पहले से ही बताया गया। क्या आपको पता है कि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है? क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण नदियां, हमने कल ये फ्लोचार्ट बनवाए थे, आपको बताए थे क्लास में। तो ये हो जाएगा आपका, राइट? अब यहाँ से हम सभी नदियों को हम क्या करते हैं? लोकेशन देखते करते चले जा रहे हैं। तो एक नदी जो है, अभी नदियों को मैं अलग पेन से दर्शा दे रहा हूँ, सेम पेन से दर्शा दे। मेन नदी 2 हो गई। एक मेन नदी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम सिंधु नदी है। और सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी क्या है? सिंधु है ना। कौन सी हो जाएगी? सिंधु। तो सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? सिंधु है। और इसी के नाम पर क्या कहता है? सिंधु नदी तंत्र होता है। क्या होता है? सिंधु नदी तंत्र। हो जाएगा तक। और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में जगह है शेषनाग झील। क्या है? शेषनाग। शेषनाग झील से एक नदी निकली है, ठीक है? और उस नदी का नाम आप कर लीजिएगा झेलम नदी। क्या नदी है? झेलम। और झेलम नदी पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा में बहते हुए कई किलोमीटर बहती है पाकिस्तान हिंदुस्तान। हाँ, नोट्स में डिटेल में ये दिया गया है, वहां देखिएगा आप कितना बड़ी जो भी है। तो यहाँ पर एक झील है, क्या नाम है? शेषनाग। शेषनाग झील से एक नदी है जिसका उद्गम हुआ, उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा कौन? झेलम नदी। क्या हो जाएगा? झेलम। और झेलम नदी क्या करती है? ये पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में किससे मिलेगी? चिनाब से। तो इसलिए हम छुड़वाने में चिनाब भी करवाते हैं। चिनाब भी क्या है? बड़ी नदी है। चिनाब भी क्या हो जाती है? एक बड़ी नदी है। तो हम चिनाब को देख ले रहे हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चिनाब नदी का बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश से ये उद्गमित होगी, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये कहाँ आएगी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से होते हुए पूरा ये पाकिस्तान का ये कहाँ चली जाएगी? मीठानकोट में। पाकिस्तान की कहाँ चली जाएगी? मीठानकोट में। ये नदी भी एक बड़ी नदी है। मैं आपसे ये बोलूं कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु जो है वो प्रमुख नदी है, लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम चिनाब है। क्या हो जाएगा? चिनाब। तो इसलिए चिनाब को थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं चौड़ा करके, जिससे कि हमें पता रहे कि इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वो किस में मिल रही है? तो चिनाब में। और चिनाब कंप्लीटली सबका पानी ले जाकर किस में मिलाती है? सिंधु नदी में। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम चिनाब। चिनाब का उद्गम बिंदु क्या है? बड़ा लाचाला। बड़ा लाचाला दर्रा, ये पढ़ा दिए हैं आपको। बड़ा लाचाला दर्रा हमने संडे को स्पेशल क्लास दिए थे इसके लिए, और वहां पर पढ़ाया गया था आपको, ठीक है? शेषनाग झील से कौन सी नदी है? झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। इस नदी का नाम झेलम। झेलम। और इसका नाम क्या हो जाएगा? चिनाब। इसका नाम क्या है? चिनाब, राइट? चिनाब हो जाएगा। पहले समझो बारीकी से, यही है सब कुछ मेन। अगर ये आइडिया पता लग गया, ये वाला जो इन नदियों वाला, तो सारा का सारा बहुत कुछ नॉलेज है इसमें। बांध परियोजनाएं हैं या झीलें वगैरह हैं, लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए इसी के पर्टिकुलर घूमती हैं सारी चीजें, हमें समझना है। और कहीं पर भी कोई घाटी वगैरह होती है, नदियों के बीच में ही घाटी होती है, तो लोग भी वहीं रहते हैं। इसका मतलब नदी याद है तो नदी से जुड़े हुए जितने फैक्ट हैं वो हम सब याद कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि मेन टॉपिक है नदी का। तो नदी हमें याद होना जरूरी है, राइट? और नदी को याद नहीं करना तो समझना होता है
मैप के द्वारा कि कौन सी नदी कहाँ जा रही है। तो एक दिमाग में मैप छप जाए तो जम्मू कश्मीर का हम मैप बनाएंगे, लद्दाख सबसे ऊपर पड़ेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर तो लद्दाख के नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब है। तो सिंधु नदी तंत्र में सिर्फ 4 राज्य ही हैं, जो लद्दाख है और कौन सा है, जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है और पंजाब। ये इसी में सब नदियां आ जाएंगी, ठीक है। तो पहली नदी का नाम सिंधु, दूसरी का नाम झेलम, तीसरी का नाम चेनाब। अब देखो बड़ा लग रहा था, अब इसके नीचे क्या था, रोहतांग दर्रा था, क्या था, रोहतांग। तो यहाँ रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के उत्तर से और रोहतांग दर्रे के दक्षिण से दो नदियां निकलेंगी। तो रोहतांग दर्रे के उत्तर से कौन सी नदी बताओ, रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी। तो रावी नदी क्या है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए है ना, और पाकिस्तान से पंजाब से होते हुए पाकिस्तान प्रवेश करेगी और चिनाब में मिल जाएगी। किसमें मिल जाती है, चिनाब में। इसको हम दूसरे तरह से दर्शा दे रहे हैं, ये रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी। रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के उत्तर से हिमाचल प्रदेश से उद्गमित है ना, हिमाचल प्रदेश से। इस नदी का नाम समझ में आ गया, रावी है। क्या नाम है यहाँ रावी, ये रावी लिख देना, क्या हो जाएगा, रावी। अब इसके आगे तुम देखोगे तो अब इससे नीचे एक नदी निकलेगी, व्यास नदी। क्या है, व्यास। व्यास नदी का उद्गम भी क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के दक्षिण से निकलती है और ये पंजाब में हरिके बैराज में, पंजाब में हरिके बैराज में अपना जल गिराती है। हम यहाँ लिख सकते हैं इसका, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम व्यास। क्या नाम है, व्यास। इसका नाम क्या है, व्यास। और इसके नीचे वाली नदी का नाम सतलज। क्या हो जाएगा, सतलज। समझ में आ रहा है, सतलज नदी है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सतलज। तो यहाँ तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। एक बार पढ़ा देखिएगा, हमने बोला कि देखो बना नहीं सब लोगों ने, ये चित्र बनाना अनिवार्य है, और चित्र नहीं बना तो याद नहीं होगा। तुम्हारे मैप में मिल जाए, तुम्हारे नोट्स में दिया गया, अच्छी बात है, वहां तो है ही है पढ़े, लेकिन तुमने खुद क्या किया, अपने दम पर ही तो कुछ करना नहीं करना है, बुझेगा। डिटेल तुम्हें वही पढ़ना है, वहां पर दिया उद्गम और मिलन, उद्गम मिलन ये कह रहा है। तो देखो ये जो स्थान है पाकिस्तान में मिठानकोट है, या मिठानकोट बोल सकता है, मिठानकोट, ठीक है। तो पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सभी नदियां मिलकर के संयुक्त रूप से पानी गिराती हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि चिनाब नदी इन सब की सहायक नदी, मतलब मैं आपसे बोलूं चिनाब नदी की सहायक नदी है। तो देखो एक चित्र बना के आप एक मतलब एक फ्लो चार्ट यहाँ बना दे रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, नदी तंत्र, राइट। सिंधु नदी तंत्र में देखोगे तो सिंधु नदी तंत्र प्रमुख नदी कौन है, प्रमुख नदी है सिंधु। क्या है, सिंधु। अब सिंधु की सहायक, सिंधु की सहायक सिर्फ एक ही रखना है हमें, हालांकि इसमें और भी सहायक नोट्स में दी गई है, उन्हें तुम ऐसे रीड कर लेना कौन कौन सी नदियां हैं वो जो भी दी गई है। तो सिंधु की सहायक नदी अगर हम देखेंगे तो एक चिनाब नदी मिलेगी हमको, चिनाब। सिंधु की सहायक कौन सी है, चिनाब। अब चिनाब की सभी सहायक है, चिनाब की क्या है, सभी सहायक है। तो चिनाब की सबसे पहले कौन सी है, झेलम है, ठीक है, और रावी है, और व्यास है, और सतलज है, सतलज। ये 4 नदियां इसकी सहायक है। इसका मतलब यस मेन नदी सिंधु है, ठीक है। डाटा ये डाटा आप लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, ऐसे लिख लीजिएगा। तो कोई भी नदी पढ़ते हैं तो उस नदी को पढ़ने के लिए, उस नदी को पढ़ने के लिए क्या मिलता है हमको, तीन चीजें हमें हम समझ सकते हैं। 2 चीजें देखो, 3 मान लीजिएगा, 2 3 तो ये होगी। एक तो पहला ये होगा उद्गम, किसी भी नदी का उद्गम क्या है, ये प्रश्न बन सकता है हमारे पेपर की दृष्टि से। और किसी का मतलब जो मोहाना है किसी नदी वो क्या है, और किसी नदी की सहायक नदियां क्या है, ये 3 चीजें देख लीजिएगा। बाकी दूसरा टॉपिक है हम बताएंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर है, वो भी एक होता है इंपोर्टेंट। तो फिलहाल हमें कभी भी एक नदी आएगी पढ़ने के लिए तो उस नदी से 3 क्वेश्चन करने हैं। क्या बताओ, इस नदी का उद्गम, इस नदी का मोहाना, इस नदी की सहायक। अगर इन 3 का आंसर तुम ढूंढ लेते हो तो तुमको नदी एकदम ठीक ठाक याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना सारा कुछ पता लग जाएगा तो लोकेशन में तो तुम भरी रहे हो, लोकेशन ये वाला राज्य ये है, ये सारी चीज हो जाएगा। तो उद्गम बताओ सिंधु का क्या हो जाएगा, सिंधु का उद्गम चेमा युंगडुंग, ये उद्गम अभी जस्ट बता रहे हैं आपको। मोहाना बताओ कहाँ है, अरब सागर, यानी ये अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर। तो मोहाना का मतलब क्या हो जाएगा, जल कहाँ गिराती है, तो ये अरब सागर में कहाँ गिरा रही है, अरब सागर में ये अपना जल गिराती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी तो चिनाब, ये बता दिया आपको क्या है, चिनाब। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, चिनाब।
क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। अब बताओ, अब नेक्स्ट आती है तीसरी नदी झेलम। हालांकि क्रम तो अब ध्यान है, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज ये जाएगा, तो कर लेना है। तो देखो जो झेलम नदी है इसका उद्गम जम्मू कश्मीर में ही है ना, उद्गम, और ये पाकिस्तान किससे मिलती है, चिनाब से। तो बताओ ये किसकी किसकी सहायक होगी, चिनाब की, यानी कि चिनाब नदी की सहायक नदी कौन है, झेलम। झेलम नदी का उद्गम बिंदु क्या हो जाएगा, शेषनाग झील, शेषनाग झील से निकलती है। एक प्रश्न आता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा बनने वाली नदी का नाम क्या है, झेलम। कौन सी है, झेलम है, ये आपको ध्यान रखना बन जाएगा। अब देखो रावी नदी और ब्यास नदी और सतलज, ये तीनों का उद्गम बिंदु हिमाचल प्रदेश है। देखो तीनों हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, और आसान है याद करना, रावी है ना, ब्यास है और सतलज, रावी ब्यास और सतलज, मतलब ये क्या कर रही है, हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके जा रही है। हालांकि जो ब्यास नदी है मतलब सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम बिंदु तो क्या है, राजस्थान है, और राजस्थान कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। ये जो जगह है इसका नाम क्या है, तिब्बत में पड़ेगा ना, इस जगह को हम क्या डिनोट करेंगे, तिब्बत। और तिब्बत में चाइना कह देंगे, क्या कह देंगे, तिब्बत। तो तिब्बत में क्या है, मानसरोवर। मानसरोवर झील से कितनी नदियां निकली, तीन नदियां। कितनी नदियां, तीन। तीन कौन कौन सी है, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु और सतलज, और तीसरी क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आएगी जिसके आगे, तो तीसरी कौन सी जाएगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार देखिएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग कहाँ मिलती है, चिनाब में, और मिल जाती है पाकिस्तान मिलती है। अब पाकिस्तान में कहाँ मिलती है ये नहीं याद करना, तो हमारे पेपर में कभी नहीं आता है, बस ध्यान रखना कि ये शेषनाग से निकलती है। ये जरूर पूछता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, झेलम। क्या है, झेलम। झेलम किसकी सहायक है, चिनाब की। किसकी सहायक है, चिनाब की सहायक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे तो आपको कौन सी नदी आ गई, चिनाब नदी का उद्गम बताओ क्या है, बड़ा चला। अब कहाँ मिलती है, मिठानकोट में। पाकिस्तान में कहाँ पर, मिठानकोट में, मीठनकोट में ये मिलती है। अब नीचे एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा, क्या है, तो रोहतांग दर्रा के उत्तर से एक नदी का उद्गम है रावी। क्या नाम है, रावी। और रावी किसकी सहायक है, चिनाब नदी। तो किसकी सहायक है, चिनाब। ये पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है, ठीक है, यह बता रहा है। अब दूसरा बड़ा रोहतांग दर्रे के दक्षिण से एक नदी और है ब्यास नदी। क्या है, ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के दक्षिण से, ये गिरती कहां पर है, तो ये पंजाब में कपूरथला के पास हरिके बैराज में। यहाँ पर क्या है, हरिके बैराज, हरिके बैराज, यहाँ पर एक जगह है हरिके बैराज। हरिके बैराज में क्या करती है, गिरती है, ठीक है, हरिके बैराज में। हरिके बैराज से नहर निकलती है जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। क्या है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी नहर जो है ना यहीं से निकलेगी। यहाँ डायग्राम में तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये तुम्हारे उसमें बना दी है, नोट्स वगैरह में देखिएगा। यहाँ पर ये इंदिरा गांधी नहर है, ये क्या है, ये राजस्थान में चली जाती है। इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो यही बना लीजिए चित्र को, ठीक है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी, ठीक है। और जो राजस्थान का मरुस्थल है ना, वो दुनिया का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसे जैविक कहते हैं, जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जैविक मरुस्थल क्यों है, क्योंकि जब से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है तब से क्या है, यहाँ पर लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, सूक्ष्म जीवों की और पेड़ पौधों की भी लगभग। तो इसके किनारे किनारे क्या है, लगभग क्या है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो लोग क्या है, यहाँ पर बास करने लगे हैं। क्योंकि लोग कहाँ बास करते हैं, जहाँ पानी की व्यवस्था होती है, जल की व्यवस्था है। और जल की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है, नहर के द्वारा। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम क्या है, हरिके बैराज। क्या है, हरिके बैराज। ये हो जाएगा आपका इसका तरह। ये डिटेल तुम नोट्स में पढ़िएगा, नोट्स कंपलसरी है, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं उसके अकॉर्डिंग काम चल जाएगा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ डिटेल मत दिया, डिटेल यहाँ लिखवाएंगे नहीं आपको। यहाँ सिर्फ मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, समझाते पूरा दे रहा हूँ। कोई भी हेड है तो समझ नहीं आती, पूछिएगा कि ये चीज समझ नहीं आ रही, बताइएगा, और हम सब कुछ बताने को तैयार है आपको, ठीक है। हो जाएगा। तो एक बार पढ़ा देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी नदियां हैं, 6 नदियां। कितनी नदियां, 6। तो 6 नदियां कौन कौन सी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सतलज हो जाएगी, सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। कर लेंगे। सिंधु नदी का उद्गम
मानसरोवर झील से। अब पर्टिकुलर जगह का नाम छेमा युगलो, नहीं आता तो मानसरोवर ही कह दिया गया। ये मानसरोवर तिब्बत में वहां से निकलती है, ये भारत के लद्दाख राज्य से होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, और ये अपना जल कहाँ आती है, अरब सागर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। कौन सी है, चिनाब। कर लेंगे चिनाब नदी को, क्या हो जाएगा, चिनाब। अब चिनाब की ये सभी सहायक है, चिनाब की क्या, ये सभी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी झेलम। कौन सी नदी है, झेलम। ऐसी कौन सी नदी है सिंधु नदी तंत्र में जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, व्यास। व्यास नदी देखो हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में ही क्या जाती है, इसका मुहाना है किसमें, सतलज नदी में, और वहीं पर कहां पर हल्के बहती है, और उसी और बहुत पानी बांध बना हुआ, उस बांध का पानी का छोड़ देते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से क्या होता है, राजस्थान में जो थार मरुस्थल है उसका कुछ एरिया लगभग क्या है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। ओके, ये स्थिति हो जाती है। तो कल इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, डिटेल आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बनाएगा, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो पूछेगा मतलब सिंधु नदी तंत्र जल समझौता, एक उसमें दिया गया है सिंधु नदी तंत्र जल समझौता। इसको भी समझिए, सब अलग से हेडिंग करके समझो। समझौता, जल समझौता, क्या जल समझौता है भैया, तो देखो समझो, 6 नदियां टोटल है, कितनी नदियां, 6, तो 6 की 6 क्रमानुसार लिख देते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं। उत्तर की 3 नदियां और दक्षिण की 3 नदियां, ये उत्तर कह सकते हो, ये दक्षिण कह सकते हो। तो यहाँ पर तुम 2 देश दिखाने पड़ेंगे, एक तो पाकिस्तान देश दिखा दो, एक दिखा दो भारत, पाकिस्तान और भारत। सिंधु जल समझौता क्या है, ये तो वहां पर डिटेल में नोट्स में भी है, और यहाँ पर भी बता रहा है क्या है। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान प्रयोग करेगा, और 20% जल का प्रयोग कौन करेगा, भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। नीचे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज में अगर तुम देखोगे तो 20% पाकिस्तान प्रयोग करेगा इनका जल का प्रयोग, 80% भारत। यही बोलते हैं सिंधु जल समझौता। तो पूछ लेगा तुमसे निम्न में से कौन सी नदी सिंधु जल समझौता के अंतर्गत नहीं आती है, तो देख ना ये 6 नदियां आती है। तो ऊपर की 3 नदियां 80% जल जो है कौन प्रयोग करता है, पाकिस्तान। कभी कभी लोग कहता है कि अगर पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से युद्ध हो जाए तो क्यों ना उनको पानी रोक दिया जाए, और पानी रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान की जीवन रेखा जो नदी है उस नदी का नाम सिंधु नदी है। अगर यहाँ पर बाढ़ लगा के पानी रोक दिया तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। तो बताओ ये करना सही है कि गलत है, गलत है। दूसरा तुम ऐसा कर भी नहीं सकते हो। शायद तुम्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान का दोस्त कौन है, चाइना, और हमारा दुश्मन कौन है, चाइना, और उधर पाकिस्तान भी कौन है, मतलब पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन ही मान लो, लगभग पड़ोसी है। पड़ोसी का भी अपना बड़ा मुश्किल से हो पाता है, और पाकिस्तान में पड़ोसी तो कभी नहीं हो पाएगा। तो बताओ ना, यहाँ पर ये क्या तिब्बत से निकल के आ रही है, तो चाइना भी कह देगा यहाँ लगा दूंगा, कह देगा अगर तुम पानी दोगे तो क्या करोगे, खुद ही वहां लगा दूंगा। और तुम ही तो कह रहे, ऐसा हम रोक नहीं सकते, कभी किसी को प्यासा नहीं मार सकते, मारो तो पानी पिला बना के मारना है। तो वही स्थिति यहाँ पर क्या है, वही स्थिति यहाँ है। तो कभी कभी कुछ लोग टिप्पणी करता है ना, ये टिप्पणी गलत मानी जाती है, सही नहीं मानी जाती है ना। यानी कि युद्ध भी लड़ना है तो युद्ध भी कैसे लड़ना है, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि नाला निकम्मापन भी वापस दिया जाना। हालांकि पाकिस्तान जो है ना उससे उम्मीद नहीं कर सकते हम कि वो मतलब वो निकम्मेपन से बाज आ जाएगा। उसके यहाँ पर अगर उसको ऐसा मौका मिलता तो वो तुरंत पानी रोक देता। लेकिन अपन लोगों को अपने यहाँ से जो भी जनता की आवाजें पहुंचती भी है, कुछ लोग जो समझदार नहीं होते वो कहते भी है कि नहीं ऐसा करते, रोक दे रहे हैं, प्यासा ही मर जाएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हो। यूएनओ भी बैठा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है दुनिया का सबसे बड़ा, यूएनओ, वो भी है। वहां पर भी क्या है, वहां पर भी कहीं कहीं देखा जाए ये जाती है चीजें, तो आप ऐसा कर नहीं सकते हो, ध्यान रखना। क्योंकि एक अच्छा जो इंसान होता है वो कभी भी दूसरे को इस आधार पर नहीं मारेगा, क्योंकि वो जल जो है वो तुमने खुद नहीं बनाया है, प्रकृति ने दिया है। प्रकृति की चीजों को तुम रोक कैसे सकते हो, इसलिए आप रोक नहीं सकते हो। और तो इतना पूछ सकते हो जल समझौता। तो जल समझौता 3 नदियां हैं ऊपर की, जिनका प्रयोग 80% पाकिस्तान करता है और 20% हिंदुस्तान करेगा। और दक्षिण की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, जिनका 20% पाकिस्तान करता है, क्योंकि 20% है। और पता कैसे पड़ता है 20% चला गया, अरे सब आजकल गैजेट लगे हुए हैं,
दांत बने हुए हैं, सब पता लग जाता है कितना पानी गया है, कितना छूटा है ना। ये हो जाता नहीं हो जाता है? आप देखो कहीं पर भी नहर वगैरह है, वहां पर वो रुकावट का फाटक फाटक लगा होता है, देखना है ना, तो कहता है इतना गहरा पानी छोड़ दिया, तो पागल तो है नहीं, पता उसे लगता है मीटर लगा होता है इतना गया होगा पानी, तो वही वहां पर लगे होते हैं मापन यंत्र, पता कर लेते इतना पानी गया है, बाकी रोक लेता। अपने यहाँ पर भी प्रयोग में आ जाता है और बाकी वहां हो जाता है। ठीक है, ये समझौता किया गया। ये आपका ये टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र का, खत्म हो गया, इतना ही है। डिटेल बहुत कुछ है, वहां पढ़ना। वहां पर क्या है कि उसमें बहुत सारी चीज दी गई है, जिसमें आपको इसकी सहायक नदियां अन्य भी हैं जो इसके ऊपर से मिल रही हैं। मैंने आपको मुख्य नदियां बताई हैं जो सिंधु नदी तंत्र की होती है, एक इसके अतिरिक्त छोटी छोटी नदियां और भी हैं, उनको भी तुम्हें क्या करना है, अध्ययन कर लेना है, ध्यानपूर्वक ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारा ये जो सिंधु नदी तंत्र है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नदी परियोजना। अभी नहीं पढ़ेंगे, इसमें नदी परियोजना साथ में दी गई है, तो अभी वेट करना होगा, जैसे नदी खत्म हो उसके तुरंत बाद नदी परियोजना पढ़ा दी जाएगी एक साथ में। ओके, अब नेक्स्ट आप करिएगा गंगा नदी तंत्र है, तो गंगा नदी तंत्र नहीं पढ़िए, पहले पढ़ लीजिएगा ब्रह्मपुत्रा को। क्या पढ़ना है? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को। तो नेक्स्ट आगे आ जाइए ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ठीक है, अब तो इस मैप को पूरा बना देना, आप चाहो तो अलग से बना लीजिएगा, नहीं तो इसको पूरा बना के एक कर लीजिए इसी में, नहीं तो अलग से प्रैक्टिस करिएगा, लिखते चले जाइएगा। देखो अरे समझ में आया? ये तो आज कुछ तेज तो नहीं पढ़ा रहे ना, किसी को यह दिक्कत तो नहीं कि तेज पढ़ा रहे हैं, वैसा बहुत तेज पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा ना, स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। अब तो भैया मैप को पूरा करते हैं। ये उत्तराखंड राज्य है, हम मान सकते हैं, हम ये मैप बनाएंगे, ये नेपाल आ जाएगा, ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम ये बना हो जाएगा, ये भूटान है, ये बना जाएगा भूटान, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये है लगभग। इस मैप से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे दिखा दे रहे हैं ये, ठीक है, और इधर हम पूरा करेंगे इस मैप को, तो पूरा करने की जरूरत नहीं, जैसे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो समझते हैं हम लोग। देखो देखो राजस्थान मानसरोवर और चेम्बूर बताई दी आपको। मानसरोवर मेन था, आपको शुरुआती बताया है कि 3 नदियां निकली थी, तो अब यहाँ पर वो नदी बनानी पड़ेगी हमको, तो देखिएगा समझिएगा। अब एक जो नदी है, ये नदी भी यहीं से उद्गमित है। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ आएगी? असम में, और असम से होते हुए कहाँ चली जाएगी? ये चली जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बंगाली खाड़ी अभी नहीं पहुंचा, बंगाली खाड़ी पहुंचाएंगे गंगा नदी के साथ में, है ना, अभी नहीं पहुंच पाएगी ये, तो ध्यान रखना ही हो जाएगा। तो जहां से ये उद्गमित होती है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या लिखे हैं यहाँ पर हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नदी तंत्र। ठीक है, ये हम देख ले रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत तुम देखोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, हमें 3 क्वेश्चन पूछ रहे, नहीं पूछ रहे? ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना, ब्रह्मपुत्र नदी का, है ना, सहायक नदियां, क्या सहायक नदियां, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ उपनाम है, उपनाम, उनको भी हमें चर्चा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी उद्गमित होती है, तो लिखा ही है मानसरोवर। कहां से होती है? मानसरोवर से। और मानसरोवर कहां पड़ता है भैया? तिब्बत में। मानसरोवर कहां पड़ जाता है? तिब्बत में पड़ जाता है, सही है ना? मानसरोवर कहां पड़ता है? तिब्बत में। ये मोहाना, तो मोहाना एक्चुअल में क्या है? गंगा मिलती है, किसे मिलती है? गंगा में। गंगा में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मिलती है, गंगा में, बांग्लादेश में। मोहाना इतने से क्लियर हो जाएगा। मोहाना कहाँ आती है? गंगा में, बांग्लादेश में। लेकिन अगर गंगा में गंगा नाम नहीं है तो बताएंगे अब जब आगे आ जाएगा तब। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां कई सारी हैं, जैसे तीस्ता नदी है, सुबनसिरी है, दिहांग है, लोहित है, तो उसमें दिया गया सारी जगह। तो सहायक नदी कौन कौन सी है? तो तीस्ता नदी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तीस्ता है, सुबनसिरी है, ठीक है, दिहांग है और लोहित है,
लोहित, ये सभी जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके उपनाम की बात करें, इसके क्या क्या उपनाम, तो इसके उपनाम देखोगे तो जहां से जब ये उद्गमित होती है, जहां से निकलती है, तो उस समय इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, इसका नाम सांगपो है। तो इसके जो नाम है वो 4 नाम लिखते हैं क्रमानुसार। एक नाम सांगपो है इसका, सांगपो, ठीक है। एक नाम क्या है, सांगपो। एक नाम है इसका ध्यान, क्या है, ध्यान। एक नाम इसका ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र तो मैंने मानी है हम लोग, ब्रह्मपुत्र। और चौथा इसका नाम है जमुना, यमुना नहीं जमुना, क्या है, जमुना। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ कहते हैं, तिब्बत में। कहाँ कहा जाता है, तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है, सांगपो। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, सांगपो कहते। ध्यान को कहाँ कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान कहाँ कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान नदी के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है, असम में। कहाँ कहा जाता है, असम में कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ कहा जाता है, असम में। जमुना नदी कहाँ कहते हैं, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। यानी पूछेगा तुमसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहते हैं, तो जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो समझे उपनाम इसके, यानी 4 उपनाम है, सांगपो, ध्यान, ब्रह्मपुत्र, जमुना। अब इस मैप को भी फिल करना है, इस मैप के साथ समझते हैं, देखिएगा। हो गया सभी का। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो मानसरोवर से निकलेगी क्या कहलाएगी, सांगपो, क्या कहलाएगी, सांगपो। कहां पर, तिब्बत में। तो निकल कौन रही है, तिब्बत से। अब ये अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करेगी, तो ये जो एरिया है किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है, बिहार, क्या कहलाती है, बिहार। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये वाला जो एरिया जो मेघालय है, ये क्या है, मेघालय। और बाकी ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, और ये नागालैंड है, क्या है, नागालैंड। तो आप देखिए जो बचा हुआ एरिया है, ये बचा हुआ जो है, इसका नाम सिक्किम है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये बचा हुआ है कंप्लीट क्या हो जाएगा, असम। क्या है ये, असम। असम में इसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही हम ये बाउंड्री पार करेंगे, ये क्या कहलाएगी, जमुना कहलाएगी, है ना। क्या कहलाती है, जमुना। सही है ना, जमुना हो जाएगी यहाँ तक। तो जमुना कहाँ कहलाती है, तो जमुना कहलाती है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कहाँ पड़ता है, तो बांग्लादेश में पड़े। क्या बन जाता है, बांग्लादेश के अंतर्गत आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को, यही ब्रह्मपुत्र। अब देखो इसकी सहायक नदियां देख लो, सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां। तो तीस्ता नदी जो है, तीस्ता, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में मिलती है, इसका नाम क्या है, तीस्ता। इसका नाम क्या हो जाएगा, तीस्ता। तो तीस्ता नदी इसकी सहायक नदी है, ये आप बताना। सुवर्णश्री असम में जाके मिलती है, सुवर्णश्री कहाँ पर मिलती है, असम में। यानी भूटान से समझे निकल के आती है। ये वाला एरिया है कौन सा है, भूटान है, ये क्या है, भूटान। तो भूटान के एरिया से मिलेगी, तो इसका नाम है सुवर्णश्री। तो सुवर्णश्री जो है वो कहाँ से निकलती है, तो सुवर्णश्री जो है ध्यान रखना है, कहाँ से निकलेगी, तो निकलेगी भूटान से। और कहाँ मिलती है, असम में मिल जाती है, ध्यान रखना, सुवर्णश्री। ध्यान और लोहित ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है दोनों की दोनों, ध्यान और लोहित। जैसे ध्यान में मिलती है ना, तो ध्यान में इसका नाम तुरंत हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, सांगपो का। उसका रीजन क्या है कि ध्यान नदी इसमें मिलेगी, सांगपो में तुरंत क्या कहलाती है, ये ध्यान कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। एक लोहित नदी और है, कौन सी नदी है, लोहित। और लोहित नदी भी किसकी सहायक नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की ही एक सहायक नदी है लोहित भी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना ही जाएगा। इसी में एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है जो पेपर की दृष्टि से तुम्हारा बन सकता है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा। क्या है, गंगा। लेकिन इनकी लंबाई का नाम, लंबाई कितनी है, सिंधु की लंबाई है 2880, इसकी 2900 है। पहली बात कर लीजिए, इसकी क्या 2900 है, 2900 किलोमीटर। अब भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर। इतना किया है, हाँ। तो 916 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई भारत में है ना। हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में कितनी है, 916 किलोमीटर, 0.5 भी है ना, ऐसे हो जाता है। तो 916 किलोमीटर सफिक्स में कर लीजिएगा, 916 किलोमीटर है।
भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। क्या बात है? कहीं जाना है? कहाँ जाना है? 3 घंटे के बाद ही निकलना होता है धारा। अगर वाकई में ज्यादा इमरजेंसी तो जा सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जाइए। देखो तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अरे यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बताओ पहले। अब क्या करते हैं इसकी, भारत की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी या बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी जाएगी? ब्रह्मपुत्र। अब देखो जो चौड़ी नदी कह रहे हैं इसको, तो चौड़ी नदी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह इतनी चौड़ी है कि इसके बीच में एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप बना दिया, माजुली द्वीप। आपने बना को द्वीप में रहे हुए, माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? असम में, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि सबसे चौड़ी नदी है। तो एक द्वीप बनाया हुआ माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली द्वीप किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? किसमें हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी में, माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? माजुली है। किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र में। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए। इसे धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा। क्या कहते हैं इसे? धान का कटोरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में एक और मेंशन कर लेना, इसे अभी हाल ही में असम सरकार ने जिला घोषित किया है। असम सरकार ने क्या किया है? जिला घोषित। इसे अभी हाल ही में क्या किया गया है? जिला घोषित किया गया है असम सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में क्या किया गया? जिला घोषित। असम सरकार ने इसे अभी हाल ही में क्या घोषित किया है? जिला घोषित किया है। यह आपको ध्यान रखना है। तो माजुली द्वीप के बारे में क्लियर हो गया। माजुली द्वीप किस नदी में है? तो किसमें हो जाएगा? नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। नदी का नाम ब्रह्मपुत्र। इतना बताओ, ये तुम्हारा खत्म हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इतना ही ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? इतना ही। डिटेल बहुत है नोट्स में, और पढ़ना अपना, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो पढ़ना वहां से, ठीक है? ये हो जाता है। कुछ चीज समझ में तो बताना कि ये चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है? और बाकी जो इसमें और भी सहायक नदियां हैं वो मैंने तुम्हें नहीं कराई है, लेकिन जो मेन नदियां हैं वो करा दी। मेन नदी है तीस्ता नदी, इंपोर्टेंट है, पूछी गई है, इसलिए तीस्ता को ध्यान रखना है। जैसे लोहित भी पूछी गई है, स्वानसरी भी है, और ध्यान तो इसका अपना खुद का ही नाम है ना? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों के उपनामों से जाना जाता है। 4 नाम उपनाम कौन कौन से हैं? तो सांग को इसे तिब्बत में कहते हैं, और ध्यान इसे अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र इसे असम में कहते हैं, और जमुना इसे बांग्लादेश में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हमें देखा जाए तो उत्तर की तरफ से सिक्किम से एक नदी निकलती है तीस्ता, जो कहाँ मिलती है जाकर के? बांग्लादेश में मिलती है। और साथ ही देखा जाए तो लोहित और दिहांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदी आ जाती है। और एक नदी और हो जाती है सुबानसिरी। सुबानसिरी भूटान की सीमा से निकलती है और असम में जाकर क्या हो जाता है? इससे मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझना नहीं आ रहा? ये किसकी सहायक नदियां हैं? इसकी हो जाएंगी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र चौड़ाई में अधिक होने के कारण क्या है? इसमें एक द्वीप बन गया है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कहाँ पर है? तो असम में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए, इसीलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। अभी हाल ही में असम सरकार ने क्या किया है? इसे जिला घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ नहीं आ रहा? इतनी कहानी आपको इसके बारे में कर लेना है। बताओ, 2 तंत्र पढ़ा दिए हैं, तो इन दोनों का पाचन करो अच्छी तरीके से। आपको ये पढ़ने पढ़ पा रहा नहीं पढ़ पा रहा, ये बताओ पहले। जैसे एक दिन की क्लास में तुम्हें ऐसे दे दी थी कि चलो कोई नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अब इसको देखो कि आप इससे संतुष्ट हो पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? पता कि काफी धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा डिटेल तुम्हारे नोट्स में डिटेल तो बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है? हम तुम्हें शॉर्ट करके पढ़ा चले जा रहे हैं। इतना अगर तुम्हें पता है, इतने से काम चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। किसकी बात करें? गंगा नदी तंत्र की। तो करिए गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे तो देखिएगा, पहले अब थोड़ा सा चित्र और बनाना पड़ेगा, वैसे आवश्यकता नहीं चित्र बनाने की, इससे कम चल जाएगा हमारा। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो देखो, ये उत्तराखंड है। ये क्या है? उत्तराखंड में ऊपर बना दिए पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड से उद्गमित होती है गंगा नदी, है ना? तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलेगी। गंगा यमुना दोनों निकलती है, तो मैंने ये गंगा नदी का उद्गम बिंदु है, यहाँ से गंगा निकलेगी और ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।
और ये भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, ध्यान रखना, ये कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश में चली जाएगी, याद कर लेना है। ये वाली नदी का नाम बता दीजिए आपको, ये नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना। हालांकि जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का। तो ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी, अब तो कोई भी मिल जाएगी। हर नदी से कितना क्वेश्चन पूछना है? 3 क्वेश्चन पूछना है। कितना क्वेश्चन पूछना है? 3 क्वेश्चन। कौन कौन सा है? जैसे गंगा ने नाम लिखा, गंगा नदी तंत्र, ये नाम लिखा। गंगा नदी तंत्र में गंगा प्रमुख नदी है, तो गंगा का उद्गम क्या करना है? उद्गम क्या है? गंगा का मुहाना और गंगा की सहायक नदियां और इसके अन्य नाम, गंगा के अन्य नाम। तो मेन चीज तो तीन से है प्रश्न से, तो 3 प्रश्न में पूछने हैं। इनके अकॉर्डिंग हम क्या है, किसी भी नदी को जान सकते हैं, यह कर लेना है। तो गंगा का उद्गम जो है, उद्गम किसे मानेंगे, ये थोड़ा बताइएगा। तो गंगा का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये मोहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये मोहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का उद्गम बिंदु क्या है? तो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। मोहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। मोहाना कहाँ बनाएगी? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां मैंने बता दी आपको, बहुत सारी हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। दाईं ओर से मिलने वाली में 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? दाईं ओर से में तो यमुना नदी है, टॉन नदी है और सोन नदी है ना? यमुना, टॉन और सोन। यमुना, टॉन और सोन ये नदी क्या है? इसकी सहायक है। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में तो रामगंगा है, रामगंगा, गोमती है, गोमती, घाघरा, गंडक है और कोसी है और महानंदा है। क्या हो जाएगी? महानंदा। ये नदियां जो है वो क्या है? ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां। ये फ्लो चार्ट हम पहले ही बनवा चुके हैं आपको, शायद आपको ध्यान हो, लेकिन फिर भी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी हमें चर्चा करनी ही पड़ेगी यहाँ पर, हो जाएगा। इसके अन्य नामों की बात करते हैं। गंगा को हम अन्य किन किन नामों से जानते हैं? ठीक है, अब वो कहानी हमें समझनी है यहाँ पर। तो गंगा जहाँ से उद्गमित होती है वहां पर इसे हम किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो ये देखो, गंगा का उद्गम जो होता है ना, इसको थोड़ा सा हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा चीजों को। देखो, ठीक है, जैसे समझा दे रहे हैं आपको। गंगा जब निकलती है ना उत्तराखंड से, तो 2 धाराओं में निकलेगी शुरुआत में। 2 धाराएं हैं, चलिए समझो। 2 धाराएं। एक धारा का नाम है भागीरथी। क्या है? भागीरथी। एक धारा का नाम क्या है? भागीरथी। एक का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। एक धारा का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा सतोपत ब्राह्मणी से निकलती है, सतोपत ब्राह्मणी से। ठीक है, सतोपत। और ये यहाँ गंगोत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगोत्री। मतलब ओवरऑल सबको गंगोत्री ही कहते हैं, लेकिन हमारे गंगोत्री हो जाएगा। तो आप बताओ ना, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है क्या? नहीं। अलकनंदा गंगा का पर्यायवाची है क्या? नहीं है। ये हो जाएगा दोनों के दोनों। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है कहां पर जाकर के? उत्तराखंड में, देवप्रयाग में। कहां मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रखी है। कहां मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग, देवप्रयाग कहां पड़ता है? उत्तराखंड। ये कहानी यहाँ की बता रहे हैं, ये जूम करते हैं, दिखाते रहे। अंडरस्टैंड? यहाँ से जूम कर लिया जो यहाँ से तो पाएंगे नहीं पूरे भारत का पेपर। तो पर्टिकुलर जो जहाँ पर उत्तरकाशी जिला है, यानी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। अब उत्तरकाशी जिला में भी क्या है? अकेली एक धारा से गंगा नहीं बनी है, कई सारी धाराएं मिलती है इसमें, तो गंगा बनी है। उनमें से हम मुख्य धाराएं 2 ले लेते हैं, जिसमें से कौन कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी नदी के तट पर ही क्या? टेहरी बांध है। टेहरी बांध के नीचे पढ़ा है अब बताऊंगा तुमको कि टेहरी बांध किस पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर। बताइए, भागीरथी ही एक्चुअल में क्या है? गंगा है। क्या है? गंगा है। दोनों मिलती कहां पर है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और ये दोनों मिल जाती तब ये क्या कहलाती है? गंगा। तब इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। यानी गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है? जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिलकर के जब आगे बढ़ती है देवप्रयाग में, तब ये क्या कहलाती है? गंगा। और गंगा जब आगे बढ़ती है यहाँ क्या मिलेगा? हरिद्वार। क्या मिलता है? हरिद्वार। तो पता है हरिद्वार क्या है?
हमारा तीर्थ स्थल है और नहाने धोने मतलब वहां पर क्या करने जाते हैं, हम अपना श्राद्ध करने जाते नहीं जाते, ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गंगा नदी जो है वो क्या हो जाएगा, गंगा नदी पर ही कौन स्थित है, हरिद्वार। तो गंगा नदी पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो कहाँ करती है, हरिद्वार में। तो हरिद्वार से आगे क्या है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा ना, तो ये उत्तर प्रदेश बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से निकल करके भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। चली जाती है बांग्लादेश में। एक बार रिपीट करो, गंगा नदी को एक्चुअल में तुम अलग से चित्र बनाना चाहो, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, या फिर कल नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम पूरा है, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतने से काम चलाइएगा, ठीक है, चाहे कंटिन्यू होने पाएगा। मैं लगभग 2 तंत्र पूरे खत्म करा दिए, तीसरा भी खत्म करा दे, टाइम और बचता, तो इतना जल्दी नहीं करो, नहीं तो तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, पता चला जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्री कोशिश करिएगा कि आपको ये होगा। दूसरा आपको रीडिंग कर लेना, जितना भी नोट्स वगैरह है वो, जिनके पास नोट्स नहीं, फोटो खींच ले जाओ अपना और उसे पढ़ करके देख लो कैसे क्या चीजें सब दिया गया है, जैसा वहां पढ़ाया गया उसी हिसाब से, ठीक है। तो कोई गलती नहीं करना है। कल जो रह गया ये पार्ट इसको डिटेल में कल बता दूंगा, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं। कल टेहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है दुनिया का सबसे ऊंचाई तो स्थित बांध टेहरी है, तो टेहरी बांध हम देखेंगे यही पर, ठीक है कल। लेकिन जब पूरी नदियां खत्म हो जाएंगी तब हम पढ़ेंगे बांध वगैरह, तो बांध तभी पढ़ सकते हैं नदियां पूरी हो जाएंगी। हालांकि इससे तुरंत खत्म करो तो फिर नदियों से लिंक टूट जाता है, तो मजा नहीं आता पढ़ने में। फिर बढ़िया है कि पहले नदियां पूरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम क्या, बांध। तो अब एक साथ में बांध हो जाएगा, एक साथ नदियां। अब नदियां तुम्हें पूर्व अनुभव है तुम्हारे पास में, बांध पढ़ोगे बांध आराम से कर लोगे आप, तो कोई किसी को समस्या नहीं होगी।